आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। भूगोल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 को होगा, उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न होगा। और क्यों वीवीआई बताएंगे, क्यों वीवीआई होगा, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सभी वायरल प्रश्न के अंदर में भी आएंगे, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कुछ एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंगानुपात है। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस देश का है, तो सऊदी अरबिया का है, ठीक है, सऊदी अरब का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, कहता है कि पर्वतीय प्रदेशों में पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं, या फिर कहता है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न फाउंड मतलब के एरिया पाए जाते हैं। तो देखिए वहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी नुमा सब कुछ होता है, ठीक। तो सीढ़ी नुमा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। तो बुशमैन प्रजाति समूह जो पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? वो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। आगे है दिया गया है प्रश्न, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित है कहाँ पे। तो डीवीसी स्थित कहाँ पे है, तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में अवेलेबल है। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न को देखिए, बी टू मीन्स किस खनिज का प्रकार है, तो कोयला का है। बिटुमिन किस खनिज प्रकार का है, तो कोयला का है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं, है ना। चलिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आपको बताते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए ये सब है, देखिए 9 में पूछा, 10 में पूछा, 14 में पूछा और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव भूगोल को परिभाषित करें, मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, या तो अपने भाषा में आप लिखिए, नहीं तो आप इसका भी ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। यही मानव भूगोल है जिसमें मनुष्य और उसके वातावरण के लिए जो एक संबंध होता है क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है, तथा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौगोलिक दशाओं का एक योग्य होता है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक और प्रश्न है, 3 प्रश्न इसमें हम शो करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पानम नहर मार्ग एक टिप्पणी लिखिए। तो यह नहर मार्ग प्रशांत महासागर से प्रशांत महासागर से ठीक है, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर और चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर तक तथा गहराई 12 से 24 किलोमीटर तक की है, ठीक है। अंध महासागर में से जुड़ा हुआ, मतलब कि प्रशांत महासागर से अंध महासागर तक जुड़ी हुई है। इसकी लंबाई जो है कितना बताया गया, लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर तक तथा गहराई 12 से 24 मीटर तक है। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, और इसके कारण से 400 किलोमीटर की दूरी कम हुआ है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। पर्यटन क्या है, पर्यटन किसको कहते हैं, तो पर्यटन लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन किस होता है, घूमने के लिए आप जाते, क्यों जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, इसमें सभी उद्देश्यों से की गई यात्राएं सम्मिलित है। इसमें किसी भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो
तीर्थ गए हो या फिर घूमने के लिए गए, मनोरंजन के लिए गए हो, या फिर अदर कोई सिंगापुर वगैरह इधर कहीं भी जाते हैं पर्यटन के लिए, तो वो कुछ भी थी हो, ठीक है। लेकिन पर्यटन सभी उद्देश्यों के लिए की गई यात्राएं सम्मिलित है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर के ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन बन गया है या अच्छा साधन है, ठीक है। ये प्रश्न था। एक और प्रश्न है इसमें, देखिए अब ये बहुत है कि लिंगानुपात का वर्णन कीजिए। जो आपको हम ये बताए होंगे, इकोनॉमिक्स में भी इसको बताया गया था, चर्चा किए थे हम लोग कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात का वर्णन करें, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000, यानी प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत में लिंगानुपात प्रतिकूल है, मतलब 1000 में कितने स्त्री है, 1000 पुरुष में से कितने स्त्रियां हैं, ये है, इसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रश्न को देखते हैं। दिया गया बहुत इजी प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारत में कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन कीजिए। भारत में जो कृषि की प्रमुख समस्या है, तो इसका आंसर आप लोग अपने चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास होता रहा है, और कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास होता रहा है, फिर भी कृषि उत्पादन वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से अब फिर भी मतलब कि जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब से इसमें कृषि के ऊपर सब कुछ लगा दिया गया है। सब जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्य अधिकारी हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले नेता हैं, सबको कृषि के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन अभी तक कृषि में कुछ नहीं, उत्पादन वांछित स्तर पर नहीं पहुंच पाया। जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच नहीं पाया। विकास की गति अत्यंत धीमी तथा असमान है। इसके निम्नलिखित कारण है। और ये क्यों नहीं फैल पाया, क्यों नहीं अपने जगह स्थल तक पहुंच नहीं पाया, अपने ऊंचाई तक पहुंच पाया, इसके बहुत सारे कारण है। पहला, पर्यावरणीय कारक। क्या है? पर्यावरणीय कारक। आइए इसको भी समझते हैं, पर्यावरणीय कारक क्या है। पर्यावरणीय कारक कैसे कृषि को इफेक्ट पहुंचा रहा है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिकोण से वर्षा और तापमान महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। भारत में तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। पूरे साल तापमान जो है हाई रहता है, लेकिन वर्षा का पानी सीमित होने के कारण कृषि कार्य कुछ महीनों तक ही सीमित होते हैं। और जब हाई टेम्परेचर होता है और जो वर्षा का पानी कुछ समय के लिए ही टिक पाता है, इसीलिए कुछ महीने के लिए ही खेती होता है। मानसून का देर से आना तथा कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं, ठीक है। मानसून का भी लेट से एंट्री होता है। मानसून से भी संपूर्ण देश में समान रूप से वर्षा नहीं होता है। मानसून जब भी एंट्री कर गया तो लेट, कभी जल्दी कभी लेट, कभी कहीं बारिश होता है, कहीं नहीं बारिश होता है। अतः पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वर्षा के अनियमितता, असमानता तथा कमी कृषि के विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। पहला था, अब देखें, पहला था पर्यावरणीय कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है संस्थागत कारक और चौथा प्रौद्योगिकी कारक। आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं हम लोग। आर्थिक कारक समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखे आगे, वातावरणीय कारक, आर्थिक कारक क्या है। भारत में अधिकांश छोटे अथवा सीमांत कृषक हैं। भारत में छोटा और बहुत छोटा कृषक है। वे आर्थिक कमजोर की वजह से कृषि में भारी निवेश नहीं कर पाते, और वो आर्थिक रूप से कमजोर के होने के कारण वो कृषि में भारी रूप से निवेश नहीं कर पाते हैं। यह निवेश उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई की व्यवस्था आदि से संबंधित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी उपज का स्तर निम्न बना रहता है। कम ब्याज दर पर ऋण नहीं मिलने के कारण खराब समय में उनकी समस्या अत्यंत गंभीर हो जाती है। तो पहला आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक मतलब कि कमजोर रूप जो होते हैं, पैसे से कमजोर होते हैं, वो रीजन हो गया आपका। तीसरा जो आपका है संस्थागत कारक। संस्थागत कारक समझिए। संस्थागत कारक है जनसंख्या दबाव तथा खेतों के पारंपरिक दर विभाजन के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। अनार्थिक जोतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन छोटे और बिखरे खेतों में आधुनिक पद्धति से खेती संभव नहीं हो पाती, जिसका परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादक के रूप में सामने आता है।
तो संस्थागत कारक जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो खेतों का बंटवारा घट रहा है, जब खेतों का बंटवारा घट रहा है तो अच्छे तरह से जुताई नहीं हो रहा है, उसमें तकनीकी तरीके से खेती नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। ये है आपका प्रौद्योगिकी कारक। क्या प्रौद्योगिकी कारक है इसमें? देखिए कि किसानों की निम्न आर्थिक स्थिति तथा सरकारी सहायता के अभाव के कारण कृषि का मशीनरी वांछित अनुपात में नहीं हो पाता है। आज भी अधिकांश वह पुराने हल बैल पद्धति प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अभी भी देख रहे होंगे कि अभी कृषि मशीन का प्रयोग कम हो रहा है, हल नहीं वो सभी जन कर पा रहे हैं, अभी हल बैल का भी प्रयोग किया जा रहा है। तिहाई फसल भूमिगत को उपलब्ध है, सुविधा सिर्फ 1/3 लोगों को ही अवेलेबल है। रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का सीमित स्तर पर प्रयोग हो रहा है। इस सभी परिणाम का कृषि में निम्न उत्पादक होता है। ये सभी जो है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए बहुत इजी प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न है। ये भी प्रश्न VVI प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये लगभग 5 से 6 साल पूछा जा चुका है, ये पूछेगा ही इन साल, ठीक है। तो देखो दिया हुआ कि ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना करें। तो चलिए पहला है कि सामान्यतः भारत में ग्रामीण बस्तियों के निम्नलिखित 5 रूप पाए जाते हैं। ग्रामीण बस्ती जो होता है वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? इस प्रकार की बस्तियों में मकान की 2 समांतर कतारों होती है। मकान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जो बीच में एक आम रास्ते से अलग किए जाते हैं। मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी बस्तियां नदियों के किनारे बसी हुई है। तट के साथ साथ बसे हुए मछुआरे के गांव भी रेखीय गुच्छों की भांति दिखाई पड़ती है। मतलब बोला क्या रेखीय प्रतिरूप क्या है? तो रेखीय प्रतिरूप जो ग्रामीण बस्तियां हैं, मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये रास्ता आपका है, ठीक है, ये रास्ता है, अब यहाँ पे घर है, इस जगह पे घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, ये हो गया आपका रेखिक प्रतिरूप, ठीक है। गोलाकार प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप को समझिए, ठीक है। गोलाकार प्रतिरूप क्या है? इसे वृत्तीय प्रतिरूप या नाभिकीय प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी किसी झील या तालाब के किनारे मकान, ठीक है, मकान बनाए जाते हो तो गांव का गोलाकार प्रतिरूप हो जाता है। जब कभी झील के किनारे, तालाब के किनारे गांव को बसाया जाएगा तो वो गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो होते हैं इस प्रकार के गांव गंगा यमुना के मैदान मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं ऐसे बस्तियां, ठीक है। तीसरा है चौकी पट्टी अथवा आयताकार प्रतिरूप। चौकी पट्टी मतलब आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव 2 मार्गों के मिलन स्थल पर विकसित होता है। इन गांवों की गलियां परस्पर लंबवत व समांतर होती है और आयताकार प्रतिरूप बनाती है। जैसे कि देखिए ये इधर से एक रोड आ रहा है, एक इधर से भी रोड जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जो बनेगा वो आयताकार रहेगा, इधर भी घर बनेगा, इधर भी घर बनेगा, इधर भी घर बनेगा, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, है ना। तो ये है आपका चौकी पट्टी या आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। तारक प्रतिरूप होता है कि इन गांवों में कई दिशाओं से मार्ग आकर मिलते हैं, यह, ठीक है, या जो है इन गांवों से बाहर की ओर जाते हैं। इन गांवों की गलियों मिलते हैं या इन गांवों से बाहरी की ओर जाते हैं। इन गांवों की गलियों भी गांव केंद्रीय भाग की मिलती है। तमिलनाडु और गंगा के मैदानों में एक गांव विशेष रूप से पाए जाते हैं। तारक प्रतिरूप होता है कि उसमें बहुत सारे, मान लीजिए कि ये गांव है, इसमें घुसने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक, यही तारक प्रतिरूप है, ठीक है। चलिए सीढ़ी प्रतिरूप क्या है? सीढ़ी प्रतिरूप, इससे समोच्च रेखीय प्रतिरूप भी कहा जाता है। सीढ़ी प्रतिरूप वाले गांव पर्वतीय ढालों में पाए जाते हैं। इसमें मकानों की पंक्तियां सीढ़ीनुमा प्रतीत होती है जो समोच्च रेखा का अनुसरण करती है। इस प्रकार के गांव हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की नदी घाटियों और ढाल के अर्ध भागों में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, मिलते हैं। तो जो भी प्रश्न हम आपको बताए सभी इंपॉर्टेंट था। ये 5 प्रश्न, 5 में से उम्मीद करते हैं कि 5 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप सबों के बीच में हमने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए ताकि आप लोग का नंबर छूटे ना, आप लोग फुल का फुल नंबर उठा पाएँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।